हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, यानी कि 7th लेक्चर। ठीक है, तो इससे पहले हमने 6 लेक्चर और लिए हैं। ठीक है, तो उसमें सारी टॉपिक NCERT का पूरा टॉपिक, जितना भी टॉपिक बुक में लिखा हुआ है या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा के थोड़ा सा पढ़ना है, वो सारे हमने कवर किए हैं और उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो आप वो सारे जितने भी हैं लेक्चर्स वो ज़रूर देखें। फिर ये 7th लेक्चर, ठीक है, तो 7th लेक्चर में हम आज क्या लेने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, उसका आंसर कैसे देना है। और आप पूरा चैप्टर जब पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक, तो देखिए जब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें का जहाँ से क्वेश्चन बनता है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। हम समझाते, इंग्लिश में लिखा हुआ है पर हम समझाते तो हिंदी में है ना, तो आप माइंड को ऐसे डेवलप कीजिए और ख़ुद से ट्रांसलेट करके लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब आप खुद से क्वेश्चन का आंसर बनाने लगेंगे ना, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप खुद से आंसर बनाना, क्रिएट करना स्टार्ट कर लिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके 50% मार्क्स कंफर्म हो गए। ठीक है, तो इसीलिए खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कीजिए। अब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहिए, जैसे कि ChatGPT, गूगल, ये सब से जब आप क्वेश्चन का आंसर खुद बोलते हैं क्वेश्चन और उसमें का आंसर जो देता है उसको आप लिखते हैं और उसको याद करते हैं। याद कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलप माइंड के होते हैं जो याद करते हैं ना, तो उनको याद हो जाता है सब दिन के लिए। पर हम अपनी बात करते हैं, एक स्टूडेंट है, हम अपनी बात करते हैं। मुझे कोई भी चीज़ बहुत दिन तक याद नहीं रह पाता है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ होगा कि याद बहुत दिन तक नहीं रह पाता है। तो आप याद करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप जब समझ गए टॉपिक, तो उससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कितना भी टफ क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हम खुद से लिखेंगे, खुद से दिमाग में उसको ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में तो हमारा माइंड डेवलप हो रहा है ना, तो हमारा माइंड जब हिंदी में बता रहा है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसी चीज़ को लिख देंगे। अगर हम खुद से लिख रहे हैं तो सबसे बिग अचीवमेंट है हमारी। ठीक है, हम एम के करीब आते जाएंगे। अगर आप खुद से आंसर लिखना शुरू कर दिए ना, तो 50% आप एम के नज़दीक आ गए। 50% तो नहीं, पर 30-40% आप एम के नज़दीक आ जाएंगे, इतना कंफर्म रहिए। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो उसमें सबसे पहले देखना था कि डिफरेंस, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस लिखना आए, सबसे पहले आप एक लाइन खींच दीजिएगा बीच में, एक तरफ एक, दूसरे तरफ जो उसका लिखना है डिफरेंस, वो दोनों लिख दीजिएगा। ऐसे जब ऐसे डिफरेंस आप लिखते हैं ना, लाइन खींचकर दोनों साइड, तो ये ज़्यादा नंबर देता है। और जब ऐसे लिख देते हैं ना कि एक टॉपिक है उसके यहाँ तक लिख दिए, फिर दूसरा टॉपिक है उसका डिफरेंस ऐसे लिखिएगा ना, तो वो कम नंबर देता है। अगर ये हम पूरा लिख रहे हैं, तो अगर 5 नंबर का आंसर है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है 5 नंबर का, पर ये 5 नंबर का हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये 5 नंबर का है ना, तो हमारा सही भी रहेगा ना, अगर गलत तो नहीं रहेगा पर सही रहेगा ना, तो इसमें 5 में 5 मार्क्स आएंगे। पक्का है कि इसमें 5 में 5 मार्क्स आएंगे ऐसे लिखने पर। ठीक है, पर अगर आप हाफ का जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन है, तो रिफ्लेक्स सेक्शन का पहले ये आप लिख दिए, फिर वॉल्यूंट्री एक्शन नीचे लिखेंगे और उसका वैसे लिखेंगे, तो उसमें 3 और 4 देने का एग्जामिनर के पास वो है, उसके पास उतना ऑर्डर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको नंबर लेना है। बोर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, नंबर लेना है। कैसे एग्जामिनर जानता है कि हमको क्या करना है, वो एग्जामिनर के माइंड को आप समझिए और उससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम सारे लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा कैसे एग्जामिनर सोचता है, क्या करता है, वो हम आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो आप उस पर गौर कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली जैसे एग्जामिनर माइंडेड रहता है, सेट किए रहता है माइंड को, उस सेट ऑफ माइंड के साथ आप आंसर को लिखिए कि आपके पास फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेक्चर। तो ये लेक्चर आप अपने दिमाग में रखिए और ध्यान में रख के सारी कामों को कीजिए। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉल्यूंट्री एक्शन के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो हम पे डिपेंड नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है वो खुद से होता है, वो हमारे लिए नहीं है। जैसे कि हार्ट बीट, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना है ना, रेस्पिरेशन यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, वो हम रोक लेते हैं। आप बोलिएगा कि मैम हम तो रोक लेते हैं, पर
रोक आप कितनी देर लीजिएगा? बहुत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड हैं, उतना माइंड को डेवलप करके रख रहे हैं, बॉडी को उतना बैलेंस किए हुए हैं, तो आप 10 मिनट रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये क्लियर रखिए, ऑटोमेटिक होता है, ये वेरी फास्ट होता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, देखिए अब हम इंग्लिश इसका लिखने का तरीका बताते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है तो ऑटोमेटिक हो गया, इसका जो भी वो होगा वॉल्यूंटरी एक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कंट्रोल्ड बाय विल, जिसे हम कंट्रोल करते हैं, खुद से कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, तो वो हो गया हमारा वॉल्यूंटरी एक्शन। तो इस वाले के जस्ट रिवर्स इधर लिख देना। अगर इसका नहीं भी आता है इधर वाले का, तो आप इधर वाले का लिखते जाइएगा, एक तो याद होगा ना, तो इसका लिखते जाइएगा, उसके अपोजिट इसको लिख दीजिएगा नॉट करके, ठीक है। तो ये हो गया, ये है ऑटोमेटिक होने वाला खुद से, पर ये कंट्रोल्ड बाय विल है, ये खुद से कंट्रोल होता है, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो फास्ट है, वेरी फास्ट है, तुरंत कोई भी काम को करता है। अगर आपका हाथ जल रहा है तो जल्दी से हटता है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ये खुद से हो जाता है, जल्द से जल्द हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है कंपैरेटिव स्लो, इसके कंपैरेटिवली ये स्लो होता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके कंपैरेटिवली वॉल्यूंटरी एक्शन जो है वो स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कंट्रोल्ड बाय ब्रेन और ये होता है कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी, तो वो जो कोई काम अगर करेगा ना, वो जो कंट्रोल ये करेगा स्पाइनल कॉर्ड, वो तुरंत काम करता है। और ये जो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन है, वो जब न्यूरॉन को बताएगा कुछ काम करेगा, तो इसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा स्लो रहता है, पर ये भी बहुत फास्ट होता है। इसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा स्लो है, पर ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, ये स्लो नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। क्या है ये? प्लांट के मूवमेंट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट है, एक नास्टिक मूवमेंट है। फिर हम लाइन खींचेंगे और डिफरेंस लिखेंगे। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? डायरेक्शनल होता है। नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ बेस्ड होता है, ठीक है। ये हम अलग अलग टॉपिक करके लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, पर ये डिफरेंस आपको बता रहे हैं। ग्रोथ बेस्ड होता है ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, वो बढ़ने का काम करवाता है, पर यूजुअली टूवर्ड टर्गर बेस्ड। ये टर्गर बेस्ड होता है, किसी साइड न घूमने के कारण, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म और इसके है माइमोसा फोल्डिंग। माइमोसा क्या होता है पता है? ये जो छुई मुई का पौधा हम देखते हैं टच मी नॉट का, तो उसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा, ठीक है। तो उसका फोल्ड हो जाना, खुद से फोल्ड हो जाना, ये है एक नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए, ये है हमारा छोटा सा रिविजन, ठीक है। तो एनिमल क्या क्या है? एनिमल में हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है हमारा? न्यूरॉन कैसे काम करता है वो पढ़ना है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? हार्मोन कितने हैं, ग्लैंड्स कितने हैं, क्या क्या किसके वर्क हैं, फंक्शन है, वो सब देखना है, ठीक है। तो ये सब हम लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि आपको रिवाइज हो जाए। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन के कितने टाइप होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कोई वो नहीं होता है। फोर ब्रेन क्या है? वो हमारी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, मेहनत हम कितना कर रहे हैं, क्या कितना है, स्पीड हम किसी चीज़ का डिसाइड कर रहे हैं, खुद से जो हम कंट्रोल में ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं हमारी फोर ब्रेन से कंडक्ट होने वाली। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई काम होता नहीं है। हाइंड ब्रेन है तो उसमें होता है सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला, ठीक है, 3 टाइप्स। तो पॉन्स का कोई काम नहीं होता है, वो थोड़ा मोड़ा कभी कभी रिलीज होता है, नहीं होता है, ठीक है। और पॉन्स के बाद मेडुला क्या करता है कि थोड़ा मोड़ा ब्रेन से जो जो चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं ना, जैसे वॉल्यूंटरी एक्शंस, उसको वो कंडक्ट करता है, कन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। और फिर हमारा है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? हमारे बॉडी के पोस्चर को डिसाइड करता है कि हम सीधे खड़े रहे या फिर थोड़ा सा झुक के खड़े रहे, कैसे खड़े रह रहे हैं, पोस्चर को डिसाइड करता है और बैलेंस करता है हमारे बॉडी को।
यही सेरिबेलम काम करना कब बंद करता है? जब हम क्या होता है, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक करने वाले जो लोग होते हैं उनके पोस्चर तो अलग हो जाते हैं, उनके बॉडी बैलेंस में नहीं रहते हैं, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम कर चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे लटपटाते रहते हैं। तो वो सब क्या है, उनका सेरिबेलम काम करना बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो बंद होने के कारण उन्हें इससे कुछ नहीं हो पाता है, वो बोल भी ठीक से नहीं पाते हैं क्योंकि उनके में बैलेंस नहीं होता है, सेरिबेलम बंद हो गया। अब है हमारे हार्मोन्स कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन कहाँ से आता है? थायराइड से। इंसुलिन कहाँ से आता है? तो पेनक्रियाज से, ठीक है। क्या कंडक्ट करता है? शुगर को कम करता है, ठीक है। एड्रीनालिन क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे किडनी के ऊपर कैप के स्ट्रक्चर लाइक होता है, उसमें से। फिर आता है हमारा प्लांट्स में क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट और प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन का काम होता है ग्रोथ का देखना, इथाइलिन का काम होता है राइपनिंग करना, मतलब कि फल को किस टाइम में पकाना है, कैसे क्या करना है वो, और एब्सिसिक एसिड आ गया, यानी कि वहाँ पे काम को ख़त्म करना है। तो वो ग्रोथ इनहिबिटर, किसी भी चीज़ में अगर एब्सिसिक एसिड का सेक्रेशन हो गया प्लांट में, तो वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, बढ़ना बंद हो जाता है, और उसके छाल जैसे है पेड़ के छाल वो निकलने लगते हैं। तो वो क्या है? एब्सिसिक एसिड के कारण वो डेड सेल बन गए हैं। क्लियर? अब देखिए, व्हाई इज आयोडाइज्ड साल्ट रिकमेंडेड? हमारे बॉडी को आयोडाइज्ड साल्ट की ही क्यों ज़रूरत होती है? नॉर्मल साल्ट हम क्यों नहीं खाते हैं? तो उसके लिए हम ऐसे ही बताते हैं कि थायराइड जो हमारा ग्लैंड है उसके लिए साल्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आयोडाइज्ड साल्ट। अगर आयोडाइन नहीं मिला इसको, थायराइड को, तो थायरॉक्सिन सेक्रेशन कम होगा, जिसके कारण हमें ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन। क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन को बढ़ावा देता है। बाई थायराइड ग्लैंड लैक ऑफ आयोडाइज्ड कैन कॉज ग्वाइटर। क्या कह रहा है कि अगर बंद हो जाए उसका सेक्रेशन आयोडीन का थायराइड ग्लैंड में, तो वो क्या हो जाता है? ग्वाइटर को कॉज करता है। क्लियर? अब देखिए, हाउ डू ऑक्सिन हेल्प अ सूट बेंड टुवर्ड लाइट? क्या करता है? ऑक्सिन के ही कारण तो लाइट से ग्रोथ होता है और लाइट के अकॉर्डिंगली वो बेंड हो जाता है। बेंड होने का मतलब मुड़ जाता है, ठीक है। तो क्यों? एज अ ऑक्सिन accumulates on the standard side of the shoot, consuming cells there to elongate more. As a result, the shoot bends toward the light. क्या करता है? वो जो अपना ऑक्सिन जो है वो अपना हार्मोन सेक्रेट करता है, ऑक्सिन हार्मोन है, तो वो सेक्रेशन को बढ़ावा देता है, जिसके कारण हमारा फोटोसिंथेसिस के कारण लाइट की तरफ, क्योंकि वो नास्टिक मूवमेंट होता है प्लांट में, तो वो उसके डायरेक्शन में चला जाता है। अब यहाँ तक क्लियर है? तो आपको अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपका पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल से नया चैप्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।